हम क्लास 10th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर पर हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो जो है स्पेशली 2024-25 के बैच के लिए है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एनिमेशन का इसमें यूज़ किया गया है ताकि आपको बेटर तरीके से इजी तरीके से हिस्ट्री समझ में आ सके। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और इस चैप्टर के लिए जब 10th क्लास में आप एंटर हुए हो तो इस पहला चैप्टर ही है। आप याद करिए 9th क्लास में भी पहला चैप्टर फ्रांस का था और वहाँ पर हमने फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और 10th क्लास में आपको इसमें यूरोप के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। तो देखो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक राइटर के बारे में जिनका नाम है फ्रेडरिक सॉरियो। ठीक है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और इस फ्रेंच आर्टिस्ट ने अपने विजन से 4 इमेजेस बनाई, 4 पेंटिंग्स बनाई और वो चारों पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इनकी इस पेंटिंग्स में हमें स्पेशली क्या दिखाया गया है? इसमें हमें दिखाया गया है न्यू नेशंस के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में और यूनिफिकेशन या फिर नेशन स्टेट्स के बारे में। लोगों को मोनार्की से मूव करवा करके डेमोक्रेटिक स्टेट में लाने की इसमें बात की गई है, शो किया गया है। अब ये इमेज आप अपने बुक के फर्स्ट पेज पे आप ये इमेज देख सकते हो। इस इमेज का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। द पैक्ट बिटवीन द नेशन ये इमेज है। इस इमेज को देख करके आपको याद आ रहा होगा 9th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस इमेज में आपने देखा है कि एक फीमेल एलेगोरी इसमें दिखाई हुई है। आपको पता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो जितने भी आर्टिस्ट हुआ करते थे नेशनलिज्म वाले टाइम पीरियड में, तब वो रेवोल्यूशन वाले टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट थे वो ज़्यादातर जो ऐसे फिगर्स थे, जितने भी ऐसे रेवोल्यूशन में यूज़ आने वाले जो एलगरी थी, उनको वो शो किया करते थे फीमेल के रूप में, महिलाओं के रूप में। ऐसा क्यों है? क्योंकि फीमेल एलिगरी जो होती है वो ज़्यादा अटैच कर पाती है लोगों को, लोग उससे ज़्यादा जुड़ पाते हैं। इस वजह से ज़्यादातर फीमेल एलिगरी इसमें यूज़ की गई है। तो यहाँ पर भी एक स्टेचू आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ये स्टेचू है लिबर्टी का। ये स्टेचू किस चीज़ का है? लिबर्टी का है। और ये स्टेचू भी किसका है? फीमेल का ही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर रिकग्नाइज करेंगे कि इस स्टेचू के एक हाथ में एक टॉर्च है। ठीक है, एक मशाल इसके हाथ में है और ये मशाल क्या रिप्रेजेंट करती है? इनलाइटमेंट का वैसे मतलब होता है पुनः जागरण। ठीक है, प्रकाश हो जाना वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब है पुनः जागरण। पुनः जागरण का मतलब क्या है? क्योंकि यूरोप में 15 और 16th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड ऐसा था जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस कह लीजिए या फिर सोशली कह लीजिए, लोगों में एक तरीके से बैकवर्डनेस आ गई थी। लोग नॉलेज वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे जितना वो अंधविश्वास पे ध्यान दे रहे थे। लोगों में यूनिटी नहीं थी, लोग अलग अलग सेक्शन में बटे हुए थे और उन पर एक तरीके से कंट्रोल करने का काम कर रहा था चर्च। और चर्च भी कुछ इस तरह से थे कि वो लोगों में अंधविश्वास फैलाते जा रहे थे। अगर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी सोशल साइंटिस्ट जो थे वो कोई चीज़ों में रिफॉर्म करना चाहते हैं तो उनको परेशान किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों में इनलाइटमेंट आया और तब जाकर के हम देखते हैं कि नेशनलिज्म वाला टॉपिक हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर इस स्टेचू के हाथ में एक टॉर्च दी हुई है, एक मशाल दी हुई है जो रिप्रेजेंट करती है इनलाइटमेंट को। वहीं दूसरे हाथ में इस स्टेचू के हाथ में क्या है? एक चार्टर है। एक चार्टर है किसका? राइट्स ऑफ मैन। इस चार्टर में किसके अधिकारों के बारे में डिक्लेयर किया गया है, किसके अधिकारों के बारे में घोषणा की गई है? वो है मैन्स, मानव यानी कि पुरुषों के अधिकारों के बारे में। तो यहाँ पर बुरा मानने वाली जरूरत नहीं है। रीज़न ये है कि शुरुआत में पहले तो किसी के पास भी अधिकार नहीं थे, केवल राजा महाराजा या जो अपर क्लास वाले लोग हैं उनके पास राइट्स हुआ करते थे। कॉमन लोगों के पास राइट्स नहीं होते थे, चाहे वो मैन हो या फीमेल हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब राइट्स लोगों को दिए गए हैं तो वो किसको दिए गए हैं? मेल को, यानी पुरुषों को वो अधिकार दिए गए हैं। वहीं पर आप इस इमेज में दूसरी नीचे की तरफ देखते हैं, अर्थ की तरफ, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कचरा दिख रहा होगा। ये कचरा किस चीज़ का है? ये मोनार्की का है। जो पुराने इंस्टीट्यूशन चलते थे, जो मोनार्की चलती थी, लोग उसको तहस नहस करके, तोड़ के, उखाड़ करके कचरे के रूप में उसको फेंकते हुए
यहाँ से लिबर्टी के स्टेचू के सामने से जा रहे हैं, ठीक है। अब सौर्यू के विजन से अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पर इतने सारे अलग अलग नेशंस के लोगों को यहाँ पर इस इमेज में दिखाया है, और उनको आप कैसे पहचान सकते हो? उनके फ्लैग की मदद से आप उनको पहचान सकते हो, उनके कपड़ों के वजह से आप उनको पहचान सकते हो। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, सबसे आगे की तरफ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, स्विट्जरलैंड है, ये तो उस यूनिटी के लिबर्टी के स्टेचू के आगे निकल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डेमोक्रेसी वगैरह की चीज़ें आ चुकी थी, रेवोल्यूशन हो चुका था, नेशनलिज्म वहाँ पे आ चुका था। लेकिन इस स्टेचू के जस्ट पास में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक नेशन दिख रहा होगा जो है फ्रेंच या फ्रांस। अब फ्रांस स्टेट यहाँ पर क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये उसी टाइम पीरियड में बनाई गई है जब फ्रांस लिबर्टी तक पहुँच चुका था, और इसी के जस्ट पीछे, थोड़ा सा पीछे, अभी तक लिबर्टी तक पहुँची नहीं है एक ऐसी स्टेट या एक ऐसा देश जिसको हम जानते हैं जर्मनी के नाम से। तो जर्मनी अभी तक लिबर्टी या फिर जिस तरह से सौर्यू दिखाना चाह रहे हैं फ्रीडम तक या फिर नेशनलिज्म वाली फीलिंग तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो जर्मन लोग अभी तक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी तक नहीं पहुँचे हैं। इसका मतलब यही है कि अभी तक जर्मन कंट्री का या जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। अब इसी के पीछे आपको कई सारे और स्टेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, या किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हो गए, लोम्बार्डी हो गया। और ऊपर की तरफ हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें जीसस क्राइस्ट, कई सारे संत और कई सारे एंजल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर इनको ब्लेस करने के लिए आए हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम फ्रेडरिक सौर्यू के इन विजन्स के बारे में भी बात करेंगे, और उन्हीं के बेस पर ये पूरी चैप्टर होने वाली है। ये देख लीजिए फाइनल इमेज। क्या अब आप इस इमेज को पहचान पा रहे हो? क्या अब आप इस इमेज को समझ पा रहे हो? क्या आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? ये ऊपर इस इमेज में जो आपको जीसस क्राइस्ट वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, अपने संतों के साथ, अपने एंजल्स के साथ, ये क्या बता रहे हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो जो स्टेचू है वो किसका है? उसके एक हाथ में मशाल है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दूसरे हाथ में जो लेटर है या जो चार्टर है वो क्या है? आगे इसके जो कंट्रीज़ के लोग जा रहे हैं वो कौन से कंट्रीज़ के लोग हैं? और फ्रांस के लोगों को पास में क्यों दिखाया गया है? इसके अलावा अर्थ पर जो कचरा पड़ा है वो किसका है? इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा हो चुका है, आपको ये पूरा चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इस पूरी पेंटिंग का नाम क्या है? द पैक्ट बिटवीन नेशंस।